नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो स्थल रूप का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर जो भी आकृति है, जैसे आप पर्वत देखते होंगे, पठार, झील, दर्रे, प्रायद्वीप, तट, स्थल संधि, नदी, डेल्टा, मैदान और द्वीप। तो पर्वत क्या है? यानी जिसका भाग ऊपर का जो शिखर है वो पतला हो और जो आधार है वो चौड़ा हो और लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचाई हो। बात करते हैं पठार की। तो पठार क्या है? इसके जो ऊपर भाग है, ऊपर उठा हुआ जो समतल भाग है, यानी कि मेज जैसा जो सपाट ऊपर शिखर हो, वो पठार है। झील, दर्रे क्या है? जो पर्वतों के बीच में जो रास्ते हैं उन्हें दर्रे बोलते हैं। प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप जैसे ये इंडिया का मैप ऐसे, जो ये पार्ट है ये, यानी कि तीन ओर से जल द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है ये प्रायद्वीप है। तट और स्थल संधि। स्थल संधि क्या है? यानी कि जैसे दो पार्ट ऐसे आपस में स्थल द्वारा जोड़ते हैं। ये तो जल संधि है, लेकिन स्थल संधि जो स्थल द्वारा दो क्षेत्र जोड़े गए हैं। डेल्टा क्या है? जैसे आप खेतों वगैरह में पानी देते हैं तो एक वो खाल टाइप सी होती है, और जो ये पानी लास्ट में जाता है जो रेत सा बन जाता है ऐसे ऐसे, ये डेल्टा है। मैदान बिल्कुल सपाट। द्वीप क्या है? जैसे ये समुद्र है मान के चलो, तो इसके बीच में जो छोटे भूखंड है उभरे हुए, इन्हें क्या बोलते हैं? द्वीप। जहाँ पर जो पानी से ऊपर भाग उठ गया हो समुद्र के अंदर या कहीं भी। अब बात करते हैं अपर्दन के बारे में। अपर्दन क्या है? भू आकृतियों का क्षय होना, यानी कुछ भी है, पर्वत पठार ये जो भी है, जैसे ये पर्वत है तो इनका ये भाग जैसे ये क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या बोलते हैं? अपर्दन। और इसके कारण क्या होते हैं? जैसे हवा द्वारा या जल द्वारा। अब बात करते हैं निक्षेपण की। तो निक्षेपण का मतलब क्या है? जो भी ये अपर्दन हुए हैं, जैसे हवा और जल के द्वारा जो इकट्ठा हुआ है जो कण है और कुछ आकृति बन गई, तो उसे क्या बोलते हैं? निक्षेपण। अब बात करते हैं पर्वत की। तो पर्वत क्या है? भूमि का ऐसा भूभाग जो निकट के धरातल से अत्यधिक ऊंचा हो और इसका आधार क्या हो? चौड़ा हो, और शिखर क्या हो? थोड़ा नुकीला टाइप हो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 टाइप्स, यानी कि 3 प्रकार के क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। एक तो है वलित पर्वत, दूसरा है मोड़दार या भ्रंशोत पर्वत, और तीसरा है ज्वालामुखी। वलित का मतलब क्या है? मोड़दार पर्वत। वलित का मतलब क्या है? मोड़दार पर्वत। यानी काफ़ी टाइम, बहुत पुराने समय पहले, लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले, जो दबाव और संपीड़न या उभार के कारण जो आकृति बनी, यानी पर्वत टाइप की जो आकृति बनी, उसे क्या बोलते हैं? वलित पर्वत, यानी कि मोड़दार पर्वत। यह बहुत पुराने पर्वत हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंडिया का है हिमालय, और यूरोप का क्या है? आल्प्स पर्वत। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में है रोकी। रोकी पर्वत जो श्रेणी है, श्रेणी मतलब काफ़ी सारे पर्वत है। और एंडीज, एंडीज क्या है? दक्षिणी अमेरिका का है। दक्षिणी अमेरिका में क्या है? एंडीज। और रोकी उत्तरी अमेरिका में है। अब दूसरे पर्वत की बात करते हैं, भ्रंशोत पर्वत। यानी धरातलीय भागों में जो दरारें या भ्रंश पड़ने पर कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, यानी कि धरातल में जो दरारें पड़कर भ्रंश, यानी कि कुछ भाग क्या होता है? भ्रंश पड़ने पर दरारें आकर ऊपर उठ जाता है, और या फिर कुछ भाग नीचे धंस जाता है, जैसे इस उसे क्या बोलते हैं? भ्रंशोत पर्वत। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंडिया में है विंध्याचल या सतपुड़ा, इसके उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? यानी कि जो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण, जो भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसके कारण जो माउंटेन यानी पर्वत बनते हैं, और इसके उदाहरण क्या है? जैसे माउंट किलिमंजारो, यानी कि अफ्रीका के अंदर है ये, और जापान के अंदर है फ्यूजियामा।
फुजियामा कहाँ है? जापान के अंदर। और किलिमंजारो अफ्रीका। बात करते हैं पठार की, तो पठार क्या है? जो सपाट भूमि जो ऊपर उठ गई है, यानी जैसे मेज़ का जो ऊपर का पोर्शन होता है ऐसे, तो ये क्या है? ये पठार है। और इसके मैदान की बात करें तो मैदान क्या है? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग का जो समतल है, यानी कि बराबर है वो भाग, बड़ा क्षेत्र है जो, उसे मैदान बोलते हैं। तो ये एक समरी टाइप थी। अब बात करते हैं लेसन के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया है। तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी की सतह सभी जगह क्या है? एक समान नहीं है। और पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के क्या है? स्थल रूप हैं, यानी कि आकृति कई बनी हुई है। जैसे आपने देखा होगा पर्वत, पठार, नदियाँ वगैरह जो हैं। और स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ क्या है? समतल है। ये स्थल रूप जो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी कि दो कारण से बनते हैं। एक तो यानी कि पृथ्वी के जो आंतरिक अंदर जो क्रियाएं हो रही है उसके कारण, और दूसरा जो बाहरी कारण है उसमें आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो इसके क्या कारण हो गए? दो कारण हो गए। एक तो आंतरिक अंदर की जो गति हो रही है, और दूसरा है बाहरी कारण। अब बात करते हैं पहाड़ी। वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हो, और 600 मीटर से ऊंचाई या खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी है उसे क्या बोला जाता है? पर्वत कहा जाता है। तो ये कुछ स्थल रूप हैं। इसमें जैसे पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है, और ये पठार है, कुछ सहायक नदियां हैं, मैदान और झील वगैरह है। तो ये सभी क्या है? ये सभी स्थल रूप है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या बोलते हैं? अपरदन। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। बात करें पर्वत की, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वत और हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो बहुत कम लोग क्या है? निवास करते हैं। कारण क्या है? एक तो खड़ी ढाल है, कृषि योग्य भूमि जो है कम है। और पर्वत एक रेखा के क्रम में जो व्यवस्थित हो सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? श्रृंखला। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, वलित और भ्रंशोत्थ पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली रेंज है वो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, और उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, यानी कि दरारें पड़ जाती है, तो भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। तो इसके उदाहरण क्या है? जैसे दो घाटी या दो कोई भी जगह वो नीचे धंस गई तो उससे क्या है? कुछ जैसे यूरोप की राइन घाटी और वो जैस पर्वत, इस तरह के पर्वत तंत्र है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। तो ज्वालामुखी पर्वत, जो ज्वालामुखी
क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो और जापान का फुजियामा इसके उदाहरण हैं। तो पर्वत क्या है, बहुत लाभदायक होते हैं और जल संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों के स्रोत होते हैं, स्थित हिमानियों से होता है। हिमानी क्या है, यानी जहाँ बर्फ पड़ी है पर्वतों पर वो पिघल कर शुरू कर देता है और वहाँ आगे नदियों का निर्माण हो जाता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है और इनसे वनस्पति वगैरह प्राप्त होती हैं, औषधि वगैरह, जैसे गोंद, रेजिन। तो रेजिन भी क्या है, गूंद टाइप से का कोई पदार्थ है। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और काफ़ी उत्पाद क्या है प्राप्त होते हैं। तो ये ज्वालामुखी का जो है, तो जो इसका ऊपर का जो है, जो इसका मुंह है उसे क्रेटर बोलते हैं। तो पठार हम पढ़ा चुके हैं कि सपाट भूमि होती है ऊपर उठी हुई और आसपास का भाग अधिक, इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनकी ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर हो सकती है। तो भारत में क्या है, दक्कन का पठार है। भारत में क्या है, दक्कन का पठार है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो अफ्रीका का है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियों ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रो प्रपात है और कर्नाटक में क्या है, जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल जो पर्यटकों को आकर्षित कर। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं जो सामान्यतः मध्य समुद्र से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है और उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान है। तो इसीलिए मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों रहती है, क्योंकि ये परिवहन के लिए आसान है, जो साधन का निर्माण करते हैं और अधिक उपजाऊ होता है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान तथा के कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा जो बनाए गए बहुत कुछ बड़े मैदान हैं, जैसे एशिया और उत्तरी अमेरिका में जो पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो भारत की जो नदियाँ हैं कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और चीन में कौन सी है, यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। चीन, यांगत्से नदी कहाँ पर निकलती है, चीन से। तो मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान बनाने के लिए तथा खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बात करते हैं स्थल रूप और लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वत क्षेत्रों का जीवन जो कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन
पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। यानी कि जो पर्वत पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनका थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक तो वहाँ साधन जो कार या बाइक या अन्य जो चाहिए सामान वो पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि जो मैदानी भाग है उनमें खेती करना और साधनों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। और जो फसल उगाना, घर बनाना तथा या सड़कें बनाना क्या है, मैदानों में आसान है और पर्वत क्षेत्रों में मुश्किल है थोड़ा। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? जैसे भूकंप, ज्वालामुखी दुगार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितनी तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसरों के। प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं? तो कौन से हैं? एक तो है पर्वत और दूसरा है पठार और मैदान। वैसे तो कई सारे हैं लेकिन ये 3 बता दिए। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वत का जो शिखर है वो छोटा और आधार क्या है, चौड़ा होता है, जबकि पठार ऊपरी भाग क्या है, मेज के जैसा सपाट होता है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पर्वतों के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो 3 टाइप हो गए, एक तो वलित, मोड़दार और वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो किस प्रकार है? तो वो जल को संग्रह करके रखते हैं, और दूसरा है नदियों के स्रोत हैं, यानी नदियों का उद्गार होता है इनसे, और जल विद्युत वगैरह भी इन्हीं पे बनता है। और वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, औषधियाँ पाई जाती हैं, और जीव जंतु वगैरह कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों पर पाए जाते हैं। और पर्यटन के लिए भी ये बढ़ावा देते हैं जो पर्वत है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये नदियों द्वारा होता है। किस द्वारा? नदियों के द्वारा। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो क्यों होती है? तो आपको पता है कि जो मैदान है वहाँ पर क्या है, मिट्टी उपजाऊ होती है, कृषि करना आसान है, और परिवहन के साधनों का उपयोग करना भी आसान है। जबकि पर्वतों में तो बहुत मुश्किल है, यानी साधनों का उपयोग नहीं आसानी से कर सकते, और कृषि योग्य भूमि भी कम होती है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि बहुत कम होती है, और कठोर क्या है, जलवायु है, और जीवन यापन करना भी थोड़ा कठोर है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो आप बता देना इसका मतलब कमेंट बॉक्स में। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार कहाँ पर है? भारत में। तो ये नदी कहाँ पर है? चीन में। और यूरोप का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है यूरोप की? तो यूरोप की जो नदी है वो आल्प्स है। अब समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो समतल भूमि वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान। और हिमालय एवं अल्पस पर्वतों के उदाहरण है। तो कौन से पर्वतों के उदाहरण है? वलित पर्वत। कौन से? वलित पर्वत। और जो पठार है वो क्या है? खनिज क्षेत्र है जो पठारों का, वो खनिजों की प्रचुरता होती है। पर्वतों का एक क्रम है, तो क्या है? श्रृंखला। क्या है? श्रृंखला। और कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादित क्षेत्र कहाँ होता है? पर्वतों में होती है या मैदानों में? तो कहाँ होती है? मैदानों में। तो थैंक यू दोस्तों।